हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें इंग्लिश ग्रामर का मॉक टेस्ट मैं डेली करा रही हूँ आपको, और इंग्लिश लिटरेचर का मॉक टेस्ट डेली करा रही हूँ। आज हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 37 है, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और ये लिटरेचर का मॉक टेस्ट है, ठीक है। शाम के समय आपको ग्रामर का मॉक टेस्ट मिलता है, और सुबह के समय में आपको लिटरेचर का मॉक टेस्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है, जिसमें हम लिटरेचर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा, जिसमें मैंने टीजीटी और पीजीटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। और अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी चैनल पर जाकर उन्हें देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे, और आपके लिए वो बेनिफिशियल साबित होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। First question. Yes, first question is which poem of Tennyson does start with the heroic line? देखिए, लाइन भी दी है, आपको बताना है टेनिसन की ऐसी कौन सी पोएम है जो इस लाइन से शुरू हुई है। और लाइन में क्या है? हेरोइक लाइन है। ओके, लाइन क्या है? करेज आए ही सैड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। ओके, करेज आए ही सैड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। तो बताइए टेनिसन की कौन सी पोएम की फर्स्ट लाइन है ये? ऑप्शन है मॉड द अर्थर, यूलिसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द लोटस ईटर। तो देखिए, आपको ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझनी कि किसी भी पोएट की जितनी भी फेमस पोएम्स हैं, उनकी फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, और उसमें कितने स्टेंजाज हैं, कौन सी फॉर्म में लिखी है, ब्लैंक वर्स है या पेंटामीटर में लिखी है, वो सोनेट है, इलेजी है, या फिर लिरिक है, मतलब किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अब इसी के आधार पे आपको यहाँ देखना है कि ये कौन सी पोएम की फर्स्ट लाइन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेनिसन की सारी ही ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ही बहुत ही फेमस वर्क रहे हैं टेनिसन के। लेकिन ये जो लाइंस ली गई हैं वो ली गई हैं लोटस ईटर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये जब पब्लिश हुई थी, इसकी डेट है 1832। लोटस ईटर वाज पब्लिश्ड इन 1832। ओके, और 1832 में टेनिसन का एक पोएट्री कलेक्शन आया था, पोएट्री कलेक्शन, जिसमें ये पब्लिश हुई थी। ओके, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम आगे बात करें, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन। और ये किस चीज से इंस्पायर्ड थी पोएम लोटस ईटर? टेनिसन ने एक बार अपना ट्रिप किया था स्पेन का, ओके, और टेनिसन वहां जाके बहुत ही इंस्पायर्ड हुए थे, और उसी से रिलेटेड ये पोएम है, ठीक है। It was inspired by his trip to Spain with his close friend आर्थर हल्म। और उस ट्रिप में कौन इनके साथ था? आर्थर हल्म, टेनिसन के साथ थे ये। ओके, एंड वेयर दे विजिटेड द पेरिनेस माउंटेन्स। Okay, the poem starts with the heroic line, "Courage I," he said, and pointed toward the land. The poem describes a group of mariners who, upon eating the lotus, are put into an altered state and isolated from the outside world. Okay, now moving to the next question. Question second is, Greek playwright who is referred to in Dover Beach. बताइए, डोवर बीच में कौन से ग्रीक प्लेराइट को रेफर किया गया है? ऑप्शन है आपके पास एस्किलस, सोफोक्लीस, अरिस्टोफेंस या यूरिपिडीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? इनमें से कौन सा ग्रीक प्लेराइट है जिसको रेफर किया गया है डोवर बीच में? वैसे डोवर बीच किसका वर्क है? यस, बहुत ही फेमस वर्क है। किसका है? आर्नोल्ड का, ठीक है। डोवर बीच आर्नोल्ड की बहुत ही फेमस पोएम है, ओके। और ये किसे रेफर की गई है? ये रेफर की जाती है सोफोक्लीज को, ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लीज, ओके। डोवर बीच इज अ लिरिक पोएम, ओके, और ये पब्लिश कब होती है? 1867 में होती है। सोफोक्लीज
a 5th century BC Greek playwright who wrote tragedies on fate and will of the gods. ठीक है, इन्हें ये रेफर की जाती है, सोफोक्लिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज who was the Indian Jewish poet who has awarded the Sahitya Academy in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievement. I hope आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा. ठीक है, इसमें पूछा गया है कि वो कौन इंडियन जूइश राइटर है जिसे 1983 में तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और 1988 में पद्मश्री से नवाजा गया. ठीक है, तो वो कौन थे? ऑप्शन है आपके पास M.R. आनंद यानी कि मुल्क राज आनंद, नसीम एजिकल, खुशवंत सिंह और सलमान रश्दी. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए और ध्यान रहे इनकी डेट्स भी याद रखनी है कि साहित्य अकेडमी कब मिला है, 1983 में मिला है और इन्हें जो पद्मश्री है वो मिला 1988 में. कौन थे ये? यस, इनका नाम है नसीम एजिकल. ओके, नसीम एजिकल वाज द इंडियन जूइश पोएट who was awarded the Sahitya Academy Award in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievements. Okay, now next question. Question number 4. Who considered Dryden the father of English criticism? बताइए, ड्राइडन को किसने द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहकर पुकारा है? ऑप्शन है आपके पास विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम, टी.एस. एलियट, सैमुअल जॉनसन. तो हु इज दिस स्पीकर? सोचिए और आंसर कीजिए. ड्राइडन को किसने द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला है? यस, इनका नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ओके, ऑप्शन नंबर डी. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज एन इंग्लिश राइटर who made lasting contribution to English literature as a poet, playwright, moralist and literary critic. Or he considered John Dryden the father of English criticism. Okay, now next question number 5. Which of the following pairs is mismatched? बताइए, इनमें से कौन सा पेयर है जो मिसमैच्ड है? बेसिकली यहाँ पे वर्क दिए हैं और वर्क की पब्लिकेशन डेट दी है, तो उनसे मैच करना है. जैसे फर्स्ट है प्रॉमेथियस अनबाउंड 1820. अच्छा बताइए, प्रॉमेथियस अनबाउंड लिखी किसने थी? ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आप सेकेंड ऑप्शन देखिए, हेलास किसकी 1823 लिखी है, एडोनियस 1823 है एंड एलिस्टर 1816 है. तो किसकी पब्लिकेशन डेट रॉन्ग लिखी हुई है यहाँ पे? यस, ध्यान रहे एडोनियस की जो पब्लिकेशन डेट है वो 1821 है, नॉट 1823. ठीक है, और एडोनियस किसके द्वारा लिखी गई पोएम है? यस, एडोनियस को लिखा है पीबी शैली ने. किसकी मौत पर लिखा था? जॉन कीट्स की याद में लिखा था. इट इज एन इलेजी. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, question number 6. Who was described poet's poet of 19th century? बताइए, कौन सा ऐसा राइटर है जिसको पोएट्स पोएट कह के पुकारा गया है 19th सेंचुरी का? ऑप्शन है पीबी शैली, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, पोएट्स पोएट. सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, 19th सेंचुरी के पोएट्स पोएट किसे कहा जाता है? तो ये हैं जॉन कीट्स. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. जॉन कीट्स वाज डिस्क्राइब्ड एज पोएट्स ऑफ 19th सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A stanza of 8 iambic pentameters on the pattern of AB 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 CC. CC भी यहीं लिख देते हैं. ठीक है, AB 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 CC इज नोन एज. देखिए, एक ऐसा स्टेंजा है जो 8 आइम्बिक का है. ओके, 8 आइम्बिक पेंटामीटर
बेसिकली 8 लाइन का स्टेंजा मान लीजिए, 8 आइमिक पेंटामीटर्स ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी ए बी ए बी सी सी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है राइम रॉयल और ऑक्टेवा राइमा, टेनिनियन, वैसे ये टेनिसन से रिलेटेड है, टेनिनियन स्टेंजा और स्पेंसरियन स्टेंजा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि आप 8 से ही समझ गए होंगे, 8 मतलब ओटावा राइमा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओटावा राइमा इज अ राइमिंग स्टेंजा फॉर्म ऑफ इटालियन origin, okay, originally used for long poems on heroic themes. It is a form of poetry consisting of stanzas of 8 lines of 10 or 11 syllables. Rhyming scheme क्या होगी? A B A B A B C C. Next, क्वेश्चन नंबर 8, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, ठीक है, E.M. हेमिंगवे। ध्यान रहे आपको इनके नेम की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जैसे E.M. फॉस्टर है तो E.M. की मीनिंग वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ऐसी अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वाज फ्रॉम, बताइए बेसिकली ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? कहाँ जन्म हुआ था हेमिंगवे का? यस, हेमिंगवे का जो जन्म माना जाता है वो अमेरिका का है, ठीक है। और कब जन्म हुआ था बेसिकली इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1899 को। और ये एक्सपायर कब हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द नोबल फॉर whom the bell tolls published? बताइए ये नॉवल भी किसका है? ये भी हेमिंगवे का ही नॉवल है। तो आपको ये बताना है कि हेमिंगवे का ये जो नॉवल है फॉर whom the bell tolls, ये कब पब्लिश हुआ? ऑप्शन है 1938, 1945, 1948, 1940। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये जो वर्क है हेमिंगवे का फॉर whom the bell tolls, ये पब्लिश होता है 1940, ठीक है, 1940 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 इज विच सिविल वॉर फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवल फॉर whom the bell tolls? देखिए ये whom है, ध्यान रखना, WHOM ना कि N, फॉर whom the bells toll। आपको ये बताना है कि ये एक वार पे लिखा हुआ वर्क है, ठीक है। अब इस वर्क में किस वार के बारे में बात की गई है, किस युद्ध की चर्चा होती है, ठीक है, फॉर whom the bell tolls में। ऑप्शन है स्पेनिश सिविल वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, अमेरिकन सिविल वार। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है स्पेनिश सिविल वार पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और पब्लिकेशन डेट भी याद रखनी है, कब पब्लिश होती है ये? 1840 में, ठीक है, सॉरी 1940 आई थिंक, यस 1940, माय अपॉलॉजी, 1940। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फॉकनर्स वर्क डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दी। देखिए विलियम फॉकनर के जितने भी वर्क हैं वो किससे डील करते हैं? हिस्ट्री से और लीजेंड ऑफ द। लीजेंड कहाँ के लीजेंड? ऑप्शन है आपके पास अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन साउथ, अमेरिकन ईस्ट, अमेरिकन वेस्ट। क्या है इसका राइट आंसर? कहाँ के लीजेंड्स की चर्चा की गई है फॉकनर के वर्क्स में? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिकन साउथ, ठीक है। विलियम फॉकनर इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर इन अमेरिकन लिटरेचर, जनरली
सदर्न लिटरेचर स्पेसिफिकली, ओके, इन्होंने ज़्यादातर सदर्न लिटरेचर को ज़्यादा फोकस किया है। आगे, ही इज़ प्राइमरली नन फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज सेट इन द फिक्शनल योगनाथपहा कंट्री बेस्ड इन, देखिए इनकी इमेजिनरी कंट्री का भी नाम आपको ध्यान होना चाहिए, ये नाम क्या है, योगनाथपहा, ठीक है, बेस्ड इन लेफाइटे country, Mississippi, where he spent most of his life. His works deal with the history and legends of the American South. Okay, now moving to the next question. Question number 12. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट सदे या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए ये लाइन आपको बतानी है कि किस राइटर की पोएम से ली गई है, और बेसिकली इन लाइन का मीनिंग क्या है। इसमें जो लाइन दी है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जंगल के अंदर दो सड़कें अलग अलग डाइवर्ज हो गई हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। आगे कह रहा है एंड आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उनमें से एक को चूज किया है, एक को लिया है, कौन सी वाली को लिया है, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर कम यात्रा की गई है, जिस पे पदचिन्ह बहुत ही कम है। ओके, ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट सदे। तो किसकी है ये लाइंस? जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, ये किसकी लाइंस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है। ओके, द लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन हिज 1920 पोएम, और पोएम का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, इसमें ये लाइन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज द थीम ऑफ एजिकल्स नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। देखिए निसीम एजिकल का ये वर्क अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये आयोग के, ठीक है। तो एजिकल का जो ये वर्क है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ओके, इसकी थीम क्या थी बेसिकली? ऑप्शन है गॉड, सुपरस्टिशन, लक या लाइफ। इसकी थीम क्या थी? सोचिए और आंसर कीजिए। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, यस, इसकी जो थीम मानी जाती है वो मानी जाती है सुपरस्टिशन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी एरर है, उसे मैं करेक्ट कर देती हूँ। सुपरस्टिशन मतलब जो मतलब दैवीय शक्ति है उनके बारे से रिलेट करना, ठीक है, सुपरस्टिशन। ओके, तो इसकी थीम यही है, सुपरस्टिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, despite the visual richness of the poem Dance of the Inanj, Kamala Das creates an atmosphere of, बताइए। ये कह रहा है डिस्पाइट द विजुअल रिचनेस ऑफ द पोएम, मतलब विजुअली अगर हम रिचनेस को हटा भी दें, उसके अलावा कमला दास क्रिएट द एटमोस्फेयर, कमला दास ने किस तरीके का एटमोस्फेयर क्रिएट किया है इस पोएम में, डांस ऑफ द इनंज में। ऑप्शन है ग्लूम एंड डिप्रेशन, ओवरपावरिंग हिलेरिटी, और जॉय एंड प्लीजेंटनेस, लाइट ग्लेडनेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसमें उन्होंने जो एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट किया वो है ग्लूम एंड डिप्रेशन का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच हार्डीज नॉवल डज द कैरेक्टर सोरो अपीयर्स। बताइए हार्डी के कौन से नॉवल में सोरो नाम का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, टेस डियर बिगल्स, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ट्री भी है, वो हाइड हो गया है लोगों के पीछे, ठीक है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जूड द ऑब्सिक्यूर। तो सोरो नाम का कैरेक्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये मिलता है हमें टेस दी अर्बल बिल्स में। अब टेस दी अर्बल बिल्स किसका वर्क है?
ये वर्क है हमारा हार्डी का, जैसा कि इसमें दिया गया था। ठीक है, ये सारे ही वर्क हार्डी के लिखे हुए हैं। ओके सॉरी, टेस्ट द अर्बल बिल्स। और इसका अगर हम ये कहें कि इसका सबटाइटल क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है। इसका सबटाइटल क्या है? आ प्योर वुमन। ठीक है, आ प्योर वुमन, मैं यहाँ लिख देती हूँ आगे, फेथफुली प्रेजेंटेड। ओके, आ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। ये भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, आ प्योर वुमन, आगे यहाँ से ऐड ऑन कर लेना, फेथफुली प्रेजेंटेड। ओके, ये इसका सबटाइटल है टेस्ट द अर्बल बिल्स का। ओके, आगे है दिस नॉवल वाज पब्लिश्ड इन 1891। ये नॉवल कब पब्लिश होता है? 1891 में पब्लिश होता है। द कैरेक्टर सोरो, अब ये सोरो नाम का कैरेक्टर कौन है? तो ये है टेस सन। ओके, टेस एंड एलेक, एलेक डी अर्बल बिल्स जो होता है, इन दोनों का बेटा होता है ये सोरो। एंड सोरो डाइज इन हिज अर्ली इन्फेंसी आफ्टर टेस क्रिश्चियंस हिम herself. Okay, she later buries him herself as well and decorates his grave. Now moving to the next question. मतलब पैदा होने के कुछ समय बाद ही वो मर जाता है. Okay, now next question. Question number 16. In which of the following text the petty delusion and ambition of humankind are watched over by choric forces? देखिए क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन हैं उनमें से द पैटी डिल्यूजन एंड द एम्बिशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कॉरिक फोर्सेस। मतलब किसकी थीम है, बेसिकली ये पूछा गया है। आपके पास 3 वर्क है, इनमें से किसकी थीम ये है? ऑप्शन है डायनेस्ट, द टेम्पेस्ट, डोल्स हाउस और नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डायनेस्ट, ऑप्शन ए। ओके, और किसने लिखा है ये लिखा गया है किसके द्वारा? थॉमस हार्डी के द्वारा। ओके, हार्डी का ही ये वर्क है। इन द डायनेस्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट क्या है? द पैटी डिल्यूजन एंड द एम्बिशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कॉरिक फोर्सेस appears. Okay, the Dynast is an English language drama in verse written by Thomas Hardy. Hardy himself described this work as an epic drama of 19 acts and 130 scenes. Okay, इसमें एक्ट की संख्या है 19 तो एक्ट्स हैं इस ड्रामा में, और 130 सीन है, 130 सीन की बात की गई है। नेक्स्ट, question number 17 is, who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? बताइए, इनमें से कौन सा विक्टोरियन पोएट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है किसे लेकर? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू को लेकर। ऑप्शन है टेनिसन, रोसेटी यानी कि डीजी रोसेटी, और रॉबर्ट ब्राउनिंग और स्विनबर्न। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है टेनिसन। ठीक है, और टेनिसन का अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो वो क्या है? 6 अगस्त 1809 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, और मृत्यु है इनकी 6 अक्टूबर की 1892 में। ओके, वॉज अ पोएट लॉरेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और किसके बाद ये पोएट लॉरेट बनते हैं? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। एंड आयरलैंड ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन एंड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोएट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 इज, थायरिसिस वाज रिटन बाय आर्नोल्ड to commemorate his friend Arthur Hughes Clough, who had died in 1861 at the age of.
देखिए थायरेसिस नाम का जो वर्क है ये भी एक इलेजी है। किसने लिखी है इसे? आर्नोल्ड ने लिखी है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ठीक है। और किसकी याद में लिखी है? तो उनका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था A.H. क्लफ, यानी कि आर्थर हग क्लफ, ठीक है, जिसकी मृत्यु 1861 में हो जाती है। तो आपसे ये पूछा गया है, इसकी याद में इन्होंने लिखी है, तो उन्होंने मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनके फ्रेंड की जो डेथ हुई थी वो किस एज में हुई थी? 43, 40, 42 या 44? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, जैसा कि आपको जानना है कि A.H. क्लफ जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1819 में, ठीक है, और 1861 में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये टोटल कितने साल जिए? यस, 42 years. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द राइम स्कीम ऑफ ओड टू स्काईलार्क? देखिए ओड टू स्काईलार्क, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क किसका है, किसने लिखी है पोएम? ओड टू स्काईलार्क जो पोएम है वो है शैली की, ठीक है। और इन्होंने कब लिखी थी इसे? बेसिकली ये जो पब्लिश होती है वो 1820 में होती है, जून 1820 में, ओके। और ये किसके साथ में पब्लिश होती है? तो ये प्रॉम्थियस अनबाउंड के साथ में पब्लिश होती है, ओके। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है ओड टू द स्काईलार्क की, इसकी राइमिंग स्कीम है ABABB, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइमिंग स्कीम इज ABABB, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे पूछा गया अनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। बताइए, बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनाग्नोसिस का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन है द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटेगोनिस्ट, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द प्रोटेगोनिस्ट, यहाँ पे दी लिख लेते हैं, फॉर द प्रोटेगोनिस्ट। नेक्स्ट है द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड द सब प्लॉट। तो अनाग्नोसिस का मीनिंग क्या होता है? सोचिए, आंसर कीजिए, व्हाट डज इट मीन एनाग्नोसिस? यस, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटेगोनिस्ट, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एनाग्नोसिस इज अ मूवमेंट इन द प्ले और अदर वर्क when a character makes a critical discovery. Anagnosis was the hero's sudden awareness of a real situation, the realization of the things as they stood, and finally hero's insight awaken. Okay? ऐसे मान लीजिए कि जब हीरो को सच का पता चलता है, बेसिकली उसे हम एनाग्नोसिस कह सकते हैं, ओके। तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें, क्योंकि मैं डेली कम से कम 2 से 3 वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ आपको, और सारी वीडियोस को आपको देखना है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी, और आपको साथ ही साथ शेयर भी करना है दूसरों के साथ, और अपने मॉक टेस्ट लगाते रहना है लगातार, क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा एक दिन में कभी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा हमें लगातार बने रहना पड़ता है, और हम डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करके हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे बिना किसी कठिन परिश्रम के, ओके। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।